Hey students, welcome you back to yet another online video lecture series. Hope you are in best of health and spirit. I have already discussed the second chapter with you and we have covered part D of second chapter. I'll be discussing the last part of the chapter with you. The topics which we are going to discuss in this chapter include how are inscriptions deciphered, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ब्राह्मी लिपि का अध्ययन, deciphering ब्राह्मी, how खरोष्टी was read, खरोष्टी लिपि को कैसे पढ़ा गया, historical evidence from inscriptions, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, अभिलेख साक्ष्य की सीमा, the limitations of inscriptional evidence. So, we are going to discuss these topics one by one. So, our very first topic is how are inscriptions deciphered? अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है? So, historians they have worked very hard. इतिहासकारों ने बहुत मेहनत की और इन लिपियों को, इन शिलालेखों को पढ़ा और इसमें लिखे लिपियों को पढ़ा और इसके बाद वो किसी नतीजे पे पहुंचे कि आखिर ये लिपि क्या है. सो डेसिफरिंग ब्राह्मी लिपि का अध्ययन. मोस्ट स्क्रिप्ट्स यूज्ड टू राइट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी. भारत के आधुनिक भाषाओं की लिपि ब्राह्मी से प्राप्त होती है. द स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस इज ऑल्सो रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. अशोका के बहुत से ऐसे शिलालेख हैं जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में या ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी. From the late 18th century, European scholars aided by Indian Pandits worked backward from contemporary Bengali and Devanagari, the script used to write Hindi manuscripts, comparing their letters with older specimens. भारतीय पंडित और यूरोपीय विद्वानों ने मिलकर बंगाली और देवनागरी लिपि का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि ब्राह्मी लिपि कहीं न कहीं देवनागरी और बंगाली लिपि से मिलती जुलती है. Scholars who studied early inscriptions sometimes assumed these were in Sanskrit, although the earliest inscriptions were in fact in Prakrit. It was only after decades of pen-taking investigation by several epigraphists that James Princip was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838. जेम्स प्रिंसिप ने इस क्षेत्र में बहुत से यूरोपियन विद्वानों के साथ मिलकर ब्राह्मी लिपि की खोज की 1838 में. सो इस तरह से ब्राह्मी लिपि को पढ़ा या समझा गया. हाउ खरोष्टी स्क्रिप्ट वॉज रेड. The story of the decipherment of Kharoshti, the script used in inscription in the northwest, is different here. Finds of coin of Indo-Greek kings who ruled over the area 2nd and 1st centuries have facilitated matters. These coins contain the names of the king written in Greek and Kharoshti script. Indo-Greek kings. When we talk about Indo-Greek kings, they have issued many coins during their time period during 2nd and 1st century BCE. भारत यूनानी राजाओं ने बहुत से सिक्के
अपने शासन काल में इशू किए, उनका चलन स्टार्ट किया और उनके सिक्कों पर जो लिखा होता था उनका नाम या जो भी वो लिखवाते थे वो बेसिकली खरोष्टी लिपि में या यूनानी लिपि में होती थी। यूरोपियन स्कॉलर्स हु कुड रीड द फॉर्मर compared the letters. For instance, the symbol for A could found in both scripts for names such as Apollodotus, with Princip identifying the language of the Kharoshthi inscription as Prakrit, and it became possible to read longer inscriptions as well. जेम्स प्रिंसेप ने इस दिशा में यूरोपियन विद्वानों के साथ मिलकर प्राकृत लिपि का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि खरोष्ठी लिपि कहीं ना कहीं प्राकृत लिपि से बिल्कुल समान थी और इसकी वजह से खरोष्ठी लिपि को पढ़ना बहुत आसान हो गया। हिस्टोरिकल एविडेंसेस फ्रॉम इंस्क्रिप्शन, अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। बहुत से शिलालेख जो इतिहासकारों ने प्राप्त किए, एपिग्राफिस्ट ने बहुत से शिलालेख पाए जो कि अशोका के शासनकाल के समय के थे। उसमें अशोका का नाम बहुत से शिलालेखों में नहीं पाया जाता है, पर उसके द्वारा यूज़ किया गया टाइटल या खिताब जैसे कि देवनाम, पियादर्शी, इस तरह के खिताब या इस तरह के टाइटल्स बहुत से शिलालेखों में पाया गया, जिसका अर्थ था अशोक। ये पदवी या ये खिताब अशोक के लिए यूज़ किया गया था शिलालेखों में। बहुत से शिलालेखों में अशोका का भी नाम मिलता है कि अशोका को राजा के रूप में बहुत से शिलालेखों में दर्शाया गया है और अशोका के अचीवमेंट्स, अशोका के शासनकाल के बारे में विस्तृत जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है। Now let us talk about the limitations of inscriptional evidence. So शिलालेखों के अपने सीमाएं हैं, उनके साक्ष्यों की अपनी सीमा है। Probably evident that there are limits to what epigraphy can reveal. Sometimes there are technical limitations. तो बहुत से टेक्निकल लिमिटेशंस हैं, बहुत सी टेक्निकल सीमाएं हैं। लेटर्स आर वेरी फेंटली इंग्रेव्ड। बहुत से शिलालेख ऐसे पाए गए हैं जहाँ पे अक्षर काफ़ी धुंधले हैं और उन्हें पढ़ना काफ़ी कठिन है। एंड दस रिकंस्ट्रक्शन आर अनसर्टेन। तो इनमें क्या लिखा है, इन्हें पढ़ना काफ़ी मुश्किल है। Also, inscriptions may be damaged or letter missing. Besides, it is not always easy to be sure about the exact meaning of the words used in inscription. ऐसे बहुत से शिलालेख पाए गए हैं जिनमें अक्षर जो है अक्षरों का सही प्रकार से ज्ञात नहीं होता है और जिसकी वजह से हमें उनका संपूर्ण अर्थ नहीं पता चलता। We don't get the exact meaning of the words. And it's very difficult to understand what is written in the inscription. Although several thousand inscriptions have been discovered, several thousand inscriptions have been discovered so far, but all the inscriptions are not being deciphered. So epigraphists, they have discovered thousands of inscriptions. एपिग्राफिस्ट ने बहुत से शिलालेखों को खोजा, बट सारे शिलालेखों को पढ़ना या समझना काफ़ी कठिन है।
Beside, many more inscriptions must have existed which have not survived the revenges of time. इतिहासकारों का मानना है कि बहुत से शिलालेख और भी थे, पर समय के साथ साथ उनका वो नष्ट हो गए. So that what is available at present is probably only a fraction of what was inscribed. तो आज जो शिलालेख मौजूद हैं वो उनमें से कुछ ही शिलालेख हैं जो कि हमें उनके बारे में पता चलता है या जो कि पढ़े गए हैं. There is another perhaps more fundamental problem. Not everything that we may consider politically or economically significant was necessarily recorded in inscription. साक्ष्य की अभिलेखों में एक सीमा होती थी. हम ये कह सकते हैं कि इंस्क्रिप्शन से या शिलालेखों से हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिलती है. बहुत से चीज़ें, बहुत से इंफॉर्मेशन इसमें नहीं पाए जाते, जैसे कि राजा के शासनकाल में उसके अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा. बहुत से शिलालेखों से हमें इस तरह की जानकारियाँ नहीं मिलती हैं. फॉर इंस्टेंस, रूटीन agricultural practice and the joy and sorrow of daily existence find no mention in inscription. बहुत सी जानकारियाँ शिलालेखों से नहीं प्राप्त होती हैं. शिलालेखों से उन्हीं राजाओं के बारे में या शिलालेखों को जिन्होंने लगाया या जिन्होंने उस समय रिकॉर्ड करवाया, जिन्होंने शिलालेखों को रिकॉर्ड कराया, उनकी ही जानकारी इन शिलालेखों से प्राप्त होती है. The content of inscription almost invariably project the perspective of the persons who commissioned them. As such, they need to be juxtaposed with other perspective so as to arrive at a better understanding of the past. So, we cannot only rely on the evidences for information, so we need to go through other sources as well to find out or to know about the exact history of that particular time period. So this was all about the last part of the chapter. I'll be discussing the third chapter with you in my next video lecture series. Till then, thank you, and kindly go through the lectures whatever been done till now.